नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां झीक पानी में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला है। आपको बता दें कि पंडाबिला गांव में देर रात तांडव मचाया गया और एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने कुचला है। घर में खाना खाते वक्त ये हमला हुआ। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सात लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई है। हाथी ने 3 से 4 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। काफी देर तक गांव में उत्पात हाथी मचाता रहा। इलाके में पहले भी हाथियों का आतंक देखने को मिल चुका है। जंगल से निकल करके गांव में पहुंच रहा है झुंड, तो हाथियों का आतंक लगातार चाईबासा में जारी है और झीक पानी में जंगली हाथी का उत्पात देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति को जंगली हाथी ने कुचल दिया है। घर में खाना खाते वक्त यह हमला हुआ और साथ में जो लोग खाना खा रहे थे वो भी भागकर अपनी जान बचाए। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां हाथी ने 3-4 घरों को क्षतिग्रस्त किया है। इस बात की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है। वन विभाग अब रेस्क्यू के लिए जुट गई है। हालांकि बार बार हाथियों का हमला होना और वन विभाग का शांत रहना कई सवाल खड़े करता है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुमला से बड़ी खबर है, जहां आपसी विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। नशे में पति ने लाठी से पीटकर जान ले ली है। कलावती देवी के रूप में हुई है पहचान। आरोपी पति महावीर गोप गिरफ्तार किया गया। घरेलू विवाद में कहासुनी के बाद की यह घटना बताई जा रही है। लाठी से ताबड़तोड़ हमला किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रायडी थाना क्षेत्र के भलमंडा अंबा टोली गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं। गढ़वा से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर देखने को मिला है। स्कॉर्पियो ने पोल में टक्कर मार दी और हादसे की तस्वीर भयावह है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा हादसा कैद हो गया है। 2 पशुओं की मौत भी हो गई है। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। सीसीटीवी फुटेज आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हादसे के बाद चालक मौके से फरार है। सदर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताएं, जहां 2 पशुओं की इस हादसे में मौत हो गई है और गाड़ी का जो अगला हिस्सा है वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि जैसे ही ये हादसा हुआ, ड्राइवर गाड़ी छोड़कर के वहां से फरार हो गया। देखिए राज्य से एक और बड़ी खबर, जहां साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मान दिया गया है। महेंद्र झा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया, जहां धाती पात्र संग्राम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। कोविड में रांची में संमेलन लिखा गया था और मैथिली साहित्य में बड़ा योगदान इनका माना जा रहा है। साहित्य जगत में खुशी की लहर है। रांची और सुपौल में उत्साह का माहौल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई है और मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मानित किया गया। महेंद्र झा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और धाती पात्र संग्राम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। मैथिली साहित्य में उनका बड़ा योगदान रहा है। साहित्य जगत में खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है। 2025 का साहित्य पुरस्कार, जिसमें कि ये बड़ा उन्हें पुरस्कार मिलने वाला है और 2025 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा, जहां संथाली साहित्यकार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाना है। सुमित्रा सोरेन को सम्मान दिया जाएगा। मरणोपरांत दिया जाएगा पुरस्कार। लघु कथा की पुस्तक के लिए उन्हें सम्मान दिया जाएगा, जो जानकारी आ रही है। मिंद बिरना चेने साहू या सागी के लिए उन्हें सम्मान दिया जाना है। 2023 में सुमित्रा सोरेन का निधन हो गया था। तो 2025 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार, जहां संथाली साहित्यकार को साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया जाना है। सुमित्रा सोरेन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, मरणोपरांत के लिए ये पुरस्कार दिया जाना है। लघु कथा के लिए, पुस्तक के लिए ये सम्मान दिया जाना है। 2023 में सुमित्रा सोरेन का निधन हो गया था और उसके पहले से उन्हें देखिए ये पुरस्कार दिया जाएगा।
तो ये बड़ा पुरस्कार समारोह जहां साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार को सम्मान दिया जाना है, जिसमें महेंद्र झा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार का सम्मान दिया जाएगा। धाती पात्र संग्राम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैथिली साहित्य में उनका बड़ा योगदान रहा है और साहित्य जगत में खुशी की लहर इसे लेकर के देखी जा रही है। और सुपौल और रांची की बात कर ले तो वहां भी उत्साह का माहौल है। 2025 के साहित्य की बात कर ले तो यहाँ पर ये पुरस्कार और इसको लेकर के लोगों में खुशी है। क्या होता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार, चलिए वो आपको समझाते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। हर साल बेहतरीन कृतियों को दिया जाता है। ये पुरस्कार साहित्य अकेडमी देता है, जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास को सम्मान मिलता है। 24 भारतीय भाषाओं की कृतियां चुनी जाती हैं। विशेषज्ञ समिति चयन ये करती है। विजेता को राशि, शॉल के साथ ही पत्र दिया जाता है और इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना होता है। तो क्या ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार होता है, वो हम आपको एक एक करके समझा रहे थे। और कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो देखिए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है और हर साल बेहतरीन कृतियों को ये सम्मान दिया जाता है जिन्होंने कुछ अच्छा किया होता है। ये पुरस्कार साहित्य अकेडमी देता है। कविता में जो कोई अच्छा करता है उन्हें ये सम्मान दिया जाता है, कहानी में ये सम्मान दिया जाता है। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर रांची से आ रही है। बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक पर हाईकोर्ट अब सख्त नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के हाईकोर्ट अब सख्त हो चुका है। क्लिनिकल असिस्टमेंट एक्ट 2010 लागू करने का निर्देश दिया गया। कानून का क्रियान्वयन कमजोर है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। सरकार को रजिस्टर अपडेट करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। क्लिनिक का पूरा डेटा तैयार होगा। तो हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को ये निर्देश दिया गया। 4 माह में रिपोर्ट दाखिल होगी। राजीव रंजन की जनहित याचिका पर आदेश जारी किया गया। रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन क्लिनिक पर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। क्लिनिकल असिस्टमेंट एक्ट 2010 लागू करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। कानून का क्रियान्वयन कमजोर है, ऐसा हाईकोर्ट का मानना है। कई ऐसे मामले सामने आए स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। अब इस पर देखिए, हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। सरकार को रजिस्टर अपडेट करने का आदेश भी देखिए हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। तो वहीं बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे क्लिनिकों पर झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब राजनीति गलियारे में ये मुद्दा जोरों पर है और इस पर खूब राजनीति भी हो रही है। सत्ताधारी दल जेएमएम ने ये कहा है कि कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार हर बार कोर्ट की फटकार के बाद ही जगती है। विपक्ष ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के सरकार पर सवाल उठाते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनवाते हैं। जो ये सुनहरा कार्यकाल माननीय हेमंत सोरेन जी का रहा, आप पहले के सरकारों से तुलना कीजिए तो आपको बहुत परिवर्तन मिलेगा। और कई एक ऐसे जो एक्ट को लागू करना या कैसे पीपल्स फ्रेंडली हम नीतियां बना सकें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुए हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने तो रिम्स 2 लाने का प्रस्ताव रखा, जिसका विपक्षियों ने विरोध किया। देखिए, हेल्थ मिनिस्टर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अनरेगुलेटेड तरीके से यहाँ हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, क्लिनिक्स चल रहे हैं और सरकार का कोई इस ओर ध्यान नहीं है साहब। मरीजों की जान जाती है, अनट्रेन्ड नर्सेज रहती हैं, क्वैक्स बहुत जगह आप देखेंगे ऐसे सेंटर्स को चला रहे होते हैं। तो इन पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। पर ये क्यों होता है कि सरकार को जो खुद से करना चाहिए वो हाईकोर्ट की फटकार के बाद ही वो कार्य शुरू होता है। कभी कभी लगता है कि हाईकोर्ट की फटकार नहीं हो तो इस सरकार की कुंभकर्णी नींद भी नहीं टूटे। देखिए, असम में विधानसभा चुनाव को लेकर के जेएमएम ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि आदिवासी प्रभाव वाली करीब 30 से 35 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं बनता है तो पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार है। वहीं बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में भी जेएमएम ने ही ऐसा ही दावा किया था, लेकिन वहां चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, गठबंधन तो बात की बात है। गठबंधन में क्या कुछ होगा, क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे पहल होगी, क्या कुछ सम्मान मिलेगा,
हमें मेरा हक और अधिकार मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रश्न हैं। क्योंकि बिहार में हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने एक सेक्रीफाइस किया। आसाम हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि एक पार्टनर के रूप में आसाम में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी का सहयोग करेगी और हमारा जो मकसद है दोनों पार्टियों का कि वहां से जो हमारे भ्रष्ट हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है उसको हम लोग आसाम की जनता को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में वहां की जनता कांग्रेस को बहुमत देगी। जब चुनाव लड़ने लगे तब इस पे कोई टिप्पणी करना उचित है, क्योंकि बिहार में भी इन्होंने ऐसी ही शुरुआत की थी। 18 सीटों से शुरुआत की, 12 सीटों पर फिर आए, फिर खुद से 6 सीटें कर दिया, फिर 3 सीट पर मान गए, फिर एक भी अलायंस में सीट नहीं मिला तो कहा कि 6 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन एक पर भी नहीं लड़े। अब देखते हैं असम में भी ये इसी तरीके का चल रहा है कि हम 35 पर लड़ेंगे, फिर 15 पे आ जाएंगे, फिर 10 पे आ जाएंगे, फिर हो सकता है ये लड़े ही नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 126वें मन की बात संस्करण में जिस आशीष की चर्चा की, इसका जिक्र किया, आज उस आशीष ने झारखंड की टेक्सटाइल को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। दरअसल जौहर ग्राम नाम के स्टोर की चर्चा आज पूरे झारखंड में हो रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और इसी जौहर ग्राम के संस्थापक हैं आशीष साहू, जिन्होंने निफ्ट से अपनी पढ़ाई की और अब झारखंड के कपड़े को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड के टेक्सटाइल को एक खूबसूरत रंग और डिजाइन देकर के आज उसे पूरे विश्व भर में बेचा जा रहा है। तो मतलब हर चीज स्पेशल है। आप दीर्घा से अगर देख रहे हैं, कोयला देख रहे हैं, सात लिपि में जोहार देख रहे हैं, डोकरा का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ईंटे पे हमने अपना नाम लिखवाया है जौहर ग्राम, पटिया को हमने बिलिंग काउंटर में यूज किया है, चंगीरा को हमने ब्रांडिंग के लिए यूज किया है। तो मतलब एक एक यहाँ का जो लाइक फर्नीचर बना हुआ है वो खटिया कॉन्सेप्ट पे दुमका में सीडर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बनाया है। तो हर चीज कंप्लीटली मेड इन क्राफ्ट है और सब लोग बड़े मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहे तो उनसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी उनकी चीजों को ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए, अब बात मौसम की मिजाज की कर लेंगे। तो जहां राज्य में मौसम का मिजाज इस वक्त बदला बदला सा नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में बदलने वाला भी है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की अगर माने तो पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से 22 मार्च तक कई जिले में बादल छाए रहने की और बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। राजधानी राज्य समेत कई इलाके में आज भी तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम में इस बदलाव से अधिकतम तापमान में कमी आएगी, जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संभावित बारिश और तेज हवा को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के लिहाज से राजधानी रांची की बात करें या तमाम जिलों की, बेहद खुशनुमा मौसम चल रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में भी ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास हो रहा है। जी बता दें कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके मुताबिक 22 मार्च तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में बादल और बारिश दोनों का पूर्वानुमान बताया गया। साथ में ये बताया गया कि इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम पारा दोनों नीचे होगा, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। जाहिर है कि सुबह का समय है और देख सकते हैं कि आसमान में अभी जो है धूप नहीं है, लेकिन ठंडी हवाएं जरूर चल रही है। लेकिन देखिए, यही रांची है, असली रांची है और रांची अपना असली मूड में है। देखिए कि बारिश भी है, हल्का धूप भी है, पूरा सुहावना मौसम है। और जो अलर्ट सरकार के द्वारा जारी है, येलो अलर्ट भी है, तो देखिएगा कि हाँ बर्फ़ का भी नज़ारा दिखेगा, बारिश भी होगी, धूप भी है। तो रांची पूरे सुहावना, रांची अपने मूड में है। हम इसका लुत्फ उठा रहे हैं, पूरे रांची वासी आनंद में है इस मौसम को देखते हैं। रांची ग्रीष्मकालीन राजधानी है और बाहर से लोग, बिहार के लोग, बंगाल के लोग यहाँ आरोग्य भवन बनाए हैं। ये मौसम का आनंद लेने के लिए लोगों ने यहाँ अस्थायी रूप से आवास बना के रखे हैं। कलकत्ता से लोग आके गर्मियों में यहाँ आनंद लेते थे, बिहार के। और रांची का जो हाईकोर्ट बेंच जो बना था वो मौसम के हिसाब से ही बना था। ये रांची का मौसम इससे खास बनाता है और खास मौसम की वजह से ही रांची जो है एक समय में 2000 से पहले बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। बता दें ठंडी हवाएं चल रही हैं और 22 मार्च तक आपको ये जो मौसम है कि गर्मी में भी
ठंड का जो एहसास है वो आपको नजर आएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बोकारो से है, जहां रामनवमी के दौरान डीजे बजाने को लेकर के चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरीके से रोक लगाने की घोषणा की है। प्रशासन ने यह बताया है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर लिया गया है और रामनवमी और ईद को लेकर के हुई बैठक में सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि जुलूस के लिए जारी लाइसेंस में भी डीजे नहीं बजाने का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। डीजे हम लोग इस बार यही स्टैंड है बोकारो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का कि डीजे को हम प्रतिबंधित रखेंगे। और एक मैं आपके माध्यम से एक जरूर कहना चाहूंगा कि डीजे के यूज पे एकदम प्रतिबंध रहेगा। तो जो भी लोग उसका यूज प्लान कर रहे हैं, आप लोग अलर्ट रहें। हाई कोर्ट का स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है इस चीज को लेके, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के एवज में हाई कोर्ट का डायरेक्शन है। तो आप लोग को पहले से वो हम लोग अभी आपके माध्यम से हिदायत दे रहे हैं, जो लाइसेंस इशू होंगे उसमें भी इस चीज का मेंशन कर दिया जाएगा, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ती हो। ऐसा काम करने की कहीं जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो और हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आया है तो उसका अनुपालन तो करना ही होगा ना। इसलिए वैसी चीजों का परहेज करते हुए मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा रहेगा कि राम भजन लोग गाते हुए आगे बढ़े। ईश्वर के जित राम भजन, ये तो पूरा हमारी पूरी। देखिए, ईद, सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर के शांतिपूर्ण संपन्न करवाने को लेकर के सभी जिलों की पुलिस अपने काम पर अब जुट गई है। सभी जिलों में 10,000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह, पलामू, लोहरदगा और दुमका में विशेष फोकस किया जाएगा और साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से जुलूस पर निगरानी रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया ताकि किसी भी भ्रामक जानकारी या आपत्तिजनक पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। रामनवमी सबसे बड़ा चीज़ है, हजारीबाग में चलता है और गिरिडीह वगैरह थोड़ा सा सेंसिटिव है। वो कुछ जिला हैं जो सेंसिटिव हैं, उसी के अनुसार हम लोग जो फोर्स वगैरह का डिप्लॉयमेंट करेंगे। और राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स ब्लड बैंक में खून की कमी से जूझ रहा है। रिम्स के ब्लड बैंक में खून की कमी के कारण लोग परेशान हैं। हालात इस कदर खराब है कि खून की कमी के कारण कई बार ऑपरेशन को भी टालना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिर सवालों में घिरा रिम्स ब्लड बैंक में खून खत्म, परिजन परेशान, कैसे हो इलाज। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहा है और इस बार कारण बना है रिम्स का ब्लड बैंक। रिम्स के ब्लड बैंक में खून की भारी कमी हो गई है, जिस कारण लोग काफी परेशान हैं। हालात इतने बदतर हैं कि कई बार तो खून की कमी के चलते डॉक्टर को ऑपरेशन तक टालना पड़ता है। हालांकि रिम्स ब्लड बैंक के इंचार्ज ने खून की कमी दूर करने के लिए काम जारी होने की बात कही है। पिछले कुछ दिनों से रिम्स ब्लड बैंक में भी खून की कमी चल रही है और हम लोग इसके लिए कैंप ज़्यादा से ज़्यादा कैंप करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, कई संस्था से, पुलिस सेक्टर से, आर्मी सेक्टर से और सामाजिक संस्थानों से हमारी बातचीत चल रही है। कुछ कैंप मिल भी रहे हैं, डोनेशन भी हो रहा है। रिम्स में भर्ती मरीजों के परिजन भी काफी परेशान हैं, क्योंकि अस्पताल में खून की कमी होने के कारण परिजनों को बाहर से ज्यादा रुपए में खून उपलब्ध कराना पड़ रहा है और उनकी मजबूरी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बाहर से लाना पड़ेगा। क्या हुआ है मरीज को? एक्सीडेंट हुआ है सर। इनको नहीं मिला? नहीं। कब हुआ था एक्सीडेंट? 4 तारीख को। आज ऑपरेशन है? हाँ, नहीं बुध को है। बुध को है। अभी खून लाने के लिए कहा? हाँ। चढ़ाना है उसको? हाँ। कैसे करेगा? लाना पड़ेगा सर।
बाहर से खरीदोगे? हाँ। डोनर है तुम्हारे पास, मतलब कोई देने वाला? देने वाला तो हम ही है, लेकिन नहीं देंगे सर। क्यों? देखना मेरा भी दिक्कत होगा ना सर। वहीं चलिए अब एक बार ये भी देख लें कि रिम्स में खून की कितनी कमी है। रिम्स के पास सिर्फ 103 यूनिट उपलब्ध है, जबकि हर रोज 200 यूनिट ब्लड की जरूरत होती है। वहीं सबसे ज्यादा कमी ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव खून की है। बात अगर ए पॉजिटिव खून की करें तो रिम्स में सिर्फ 15 यूनिट ही ए पॉजिटिव ब्लड है। वहीं अगर बात ए बी पॉजिटिव की करें तो सिर्फ 11 यूनिट ब्लड ही रिम्स में उपलब्ध हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को इस तरह खून की कमी से जूझना होगा और कब तक रिम्स प्रबंधन इस कमी को दूर कर पाती है। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का कर लेते हैं। बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां मानगोड़ नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता आज शपथ लेंगी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी शपथ ग्रहण कराएंगे। डिप्टी मेयर का चुनाव भी आज होने वाला है। 31 वार्ड पार्षद वोट देंगे। नेताओं और समर्थकों ने तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना के बाद विजेता घोषित होगा। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जमशेदपुर से बता रहे हैं। मानगोड़ नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता आज शपथ लेंगी। चलिए अब बात रामगढ़ की करेंगे, जहां नगर परिषद में उपाध्यक्ष पद का चुनाव आज नव निर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद होने वाला है। प्रशासन ने सभी तैयारी पूरी कर ली है और उपायुक्त आज अध्यक्ष को भी शपथ दिलाएंगे। उपाध्यक्ष पद के लिए रणधीर गुप्ता और प्रतिभा शरण के बीच सीधा मुकाबला है। 32 वार्ड पार्षद मतदान में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों खेमे अपने समर्थकों के साथ सक्रिय हैं। वार्ड पार्षद उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करना चाहते हैं, उनको नामांकन पत्र हम लोग उसी समय देंगे। नामांकन पत्र मिलने के फलस्वरूप उनको समय रहता है, 10-15 मिनट का समय हम लोग देते हैं। लगभग मान के चलिए आधा घंटे का प्रोसेस सारा होता है। वो अपना नामांकन पत्र भरेंगे। नामांकन पत्र भरने के बाद जो है जमा करेंगे आरओ के पास। अपर समर्था को हम लोगों ने निर्वाचित पदाधिकारी बनाया है, उनके पास वो जमा करेंगे। उसके बाद फिर उनका स्क्रूटनी होता है, जाँच होता है। जाँच के फलस्वरूप फिर नाम वापसी जैसे और चुनाव में होता है, सेम वही प्रोसेस है। आज से नगर सरकार काम करना शुरू करेगी। आज ही सभी निर्वाचित पार्षदों को यहाँ पर शपथ दिलाया जाएगा। शपथ ग्रहण के बाद निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा यहाँ पर उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह प्रक्रिया आधे घंटे में पूरी की जानी है। इसको लेकर के मत पत्र और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 2 दावेदार उपाध्यक्ष के लिए अब तक सामने आए हैं, जिसमें एक रणधीर गुप्ता और दूसरा यहाँ पर प्रतिभा शरण का नाम सबसे प्रमुख तौर से सामने आ रहा है। बताया गया कि सभी पार्षद अपने अपने समर्थकों के साथ झारखंड से बाहर के ज़िलों में कैंप किए हुए हैं। और जैसी सूचना मिल रही है कि सुबह में वे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ शपथ ग्रहण और नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। फिलहाल यहाँ पर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि आज से ही यहाँ पर नगर की सरकार जो है अपनी सत्ता संभालने वाली है। अब देखना होगा कि उपाध्यक्ष की इस हॉट सीट पर कौन सा चेहरा सामने आता है। इसको लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। फिलहाल यहाँ पर रामगढ़ जिला प्रशासन जो है पूरे तरीके से शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर यहाँ पर पूरे तरीके से तैयार है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। चलिए वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।